हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल रावल कॉमर्स क्लासेस। मैं सुधा रावल। बच्चों मैं आपको करवा रही हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में बच्चों आपको जो ट्रीटमेंट करवाने जा रही हूँ वो है मेरी ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड। तो ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड, इसके बारे में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, अच्छे से सुनो आप। अ डिविडेंड इज अ पेमेंट अ कंपनी गिव्स टू इट्स शेयर होल्डर्स यूजुअली फ्रॉम इट्स प्रॉफिट्स। तो डिविडेंड क्या होता है? कंपनी बच्चों जो शेयर होल्डर्स है कंपनी, उनको प्रॉफिट्स में से कुछ पार्ट पे करती है, तो उसको हम कह देते हैं कि ये मीन्स डिविडेंड है। मीन्स जो शेयर होल्डर ने पैसा लगाया हुआ है, पैसा लगाने के बदले में कंपनी, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो कंपनी उनको जो पैसा रिटर्न देती है उसको हम कह देते हैं कि ये डिविडेंड है। और डिविडेंड इज अ पेमेंट a company gives to its shareholder usually from its profits। इसके बाद इसकी टाइप्स आ गई, टाइप्स ऑफ डिविडेंड, इंटीरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। तो बच्चों सबसे पहले मैं बता रही हूँ इंटीरिम डिविडेंड के बारे में। इंटीरिम डिविडेंड इज द डिविडेंड declared by board of directors of the company। It is paid on equity shares and not on preference shares। मीन्स ये किस पे करा जाता है? इंटीरिम डिविडेंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है डिक्लेयर करते हैं, कंपनी को पे करते हैं, और इसको हम कहाँ पे करते हैं? इट इज पेड ओनली ऑन इक्विटी शेयर्स, नॉट ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। तो प्रपोज्ड और फाइनल डिविडेंड कौन सा होता है बेटा? इट इज प्रपोज्ड बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर एंड डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स। प्रपोज्ड डिविडेंड इज पेड both on equity shares and preference shares after it is declared by the shareholders in their annual general meeting। ठीक है। और इसको विद इन 30 डेज डिक्लेरेशन के पे कर दिया जाता है। अब इसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कौन सी है? तो बच्चों जो प्रपोज्ड डिविडेंड होता है, प्रपोज्ड डिविडेंड इक्विटी पे भी होता है और प्रेफरेंस पे भी होता है। प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इज एडेड। जैसे क्वेश्चन में आपके पास 24 का 25 का पी डिविडेंड गिवन है, तो आपने 24 के डिविडेंड को लेना है, करंट ईयर के डिविडेंड को नहीं लेना। प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, इसको हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट में एंड शोन इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, फिर से सुनो। प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर इज एडेड इन नेट प्रॉफिट and in financing activities taken as outflow। इसके बाद आ गया इंटीरिम डिविडेंड। इंटीरिम डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर इज एडेड इन नेट प्रॉफिट एंड टेकन एज फाइनेंसिंग आउटफ्लो। अगर बच्चों आपको क्वेश्चन में डेट गिवन है कि डिविडेंड इज पेड ऑन 31 मार्च 2025, इफ डेट इज गिवन देन आई डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रीवियस ईयर। ठीक है। अगर उन्होंने बोला कि हमने डेट 2025 को डिविडेंड पे करा है, तो हमने डिविडेंड किस पे कैलकुलेट करना है? हमने डिविडेंड प्रीवियस ईयर पे कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट मैं आपको समझ करवाती हूँ। बच्चों मैं क्वेश्चन करवाने लगी हूँ 49 टीएस गरेवाल का। ठीक है। और क्या कहती है मेरी स्टेटमेंट? देखो बच्चों, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ बेस्ट बारकोड लिमिटेड। तो इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज हैं 25 24 का ईयर गिवन है। हमने जब भी सम करना है तो हमने ईयर्स को बड़े अच्छे से पढ़ना है, पहले 24 फिर 25 को पढ़ना है। ठीक है। मीन जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो अभी मैं सिंपल स्टेटमेंट कर रही हूँ। शेयर कैपिटल 25 की 6 लाख, फिर 5,50,000 24 की है। रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है 1,28,000 70,000 के। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स गिवन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस गिवन है। एसेट्स में बच्चों मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स गिवन है। इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इंटेंजिबल एसेट में गुडविल है। फिर करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। नीचे बच्चों मेरे पास नोट्स टू अकाउंट्स बना हुआ है। नोट्स टू अकाउंट्स में मेरे पास शेयर कैपिटल गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है,
इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, सरप्लस है एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। बच्चों एडिशनल इंफॉर्मेशन में मेरे पास गिवन है प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर 2025 and 2024 60,000 and 50,000, a machinery costing rupees 50,000, depreciation on which is rupees 30,000, sold for rupees 10,000, depreciation charged during the year 20,000, interim dividend paid 20,000 and income tax paid rupees 35,000। ठीक है, तो बच्चों अब मैं इस सम को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले बच्चों हमने करनी है एडजस्टमेंट्स। तो पहली जो मेरी एडजस्टमेंट है वो गिवन है रिगार्डिंग द पी डिविडेंड। तो सबसे पहले मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का करना है। तो मैंने एनपी लेना है। एनपी में नेट प्रॉफिट में मेरा क्या प्लस होगा, जो मेरे पास प्रपोज्ड डिविडेंड है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड मेरा कितना था, प्रपोज्ड डिविडेंड मैंने आपको पहले ही बोला है प्रीवियस ईयर का लेना है। 2025 का गिवन है, 2024 का गिवन है, तो मैंने कौन सा लिया 24 का। 24 का कितना है 50,000 और साथ ही ये मेरा फाइनेंसिंग आउटफ्लो में चला गया प्रपोज्ड डिविडेंड पेड। ठीक है, प्रपोज्ड डिविडेंड पेड ये मेरा चला गया माइनस में 50,000 डिटेल्स के कॉलम में। मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट पहले बनाया हुआ है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस नॉन कैश इनकम्स, ये करके आएगा प्रॉफिट्स बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। फिर मैंने लिखा करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, टैक्स पेड, नेट फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फॉर्मेट में आपको बहुत ही बार बता भी चुकी हूँ। तो मैंने सबसे पहले वर्किंग नोट करे, इधर मैंने लिखा जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के लिए मैंने एनपी लेना है, उसमें मेरा प्रपोज डिविडेंड था 50,000। मैंने प्रपोज डिविडेंड को ऐड करा नेट प्रॉफिट में, ठीक है, और इधर मैंने प्रपोज डिविडेंड माइनस में डाल दिया। अब देखो बच्चों, इसके बाद मेरा जो इंटीरियम डिविडेंड है, जो नंबर 4 इलस्ट्रेशन में मशीनरी अकाउंट भी मैं बनाऊंगी। इंटीरियम डिविडेंड मेरे पास कितना गिवन है, आई डिविडेंड मींस इंटीरियम डिविडेंड, ये मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है। इंटीरियम डिविडेंड ये मेरे पास गिवन है रुपीज 20,000 का, ये भी मैंने नेट प्रॉफिट में ऐड करना है। और मेरा इधर आ गया इंटीरियम डिविडेंड, ये मेरा पेमेंट में भी आ गया इंटीरियम डिविडेंड पेड, ये मैंने लिख दिया माइनस 20,000 में, माइनस 20,000। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे एक तो मैं अकाउंट बनाने लगी हूँ मशीनरी अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस होता है, मशीनरी हमारी एसेट है, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। ठीक है, तो एसेट का जो डेबिट बैलेंस होता है, मैंने यहाँ पे लिखा डेबिट क्रेडिट, और यहाँ पे मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एसेट का डेबिट बैलेंस कितना था मेरे पास बच्चों, एसेट का जो डेबिट बैलेंस है वो लिखा हुआ है 2,80,000 का। ठीक है, और बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन जो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस है मशीनरी का, ये मैंने देखा। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन में जो मशीनरी का बैलेंस गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी, ये मेरे पास गिवन है मीन्स 3,70,000 का, तो इधर मैंने लिख लिया 3,70,000। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसको थोड़ा सा इधर करके दिख देती हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम स्पेस की आती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3,70,000। ठीक है जी, ये मेरे पास गिवन था। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मशीनरी इज सोल्ड, 50,000 की कॉस्ट थी, डेप्रिसिएशन उस पर 30,000 की हो गई, तो मशीनरी कितने की रह गई 50,000 माइनस 30,000, मशीनरी हमारे पास आ गई 20,000 की। 20,000 की मशीनरी को कितने में सेल करा है, 20,000 की मशीनरी को सेल करा है 10,000 में। तो मैंने इधर लिखा बाय बैंक 10,000। ठीक है, बाय P&L लॉस, लॉस आ गया मेरा 10,000 का।
ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे मेरे पास डेप्रीसिएशन गिवन है, चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, तो मैंने डेप्रीसिएशन लिखी, डेप्रीसिएशन है मेरे पास जो गिवन है 20,000 की। इधर जो मशीनरी बेची है उसकी हमने डेप्रीसिएशन नहीं लेनी क्योंकि हमारे पास एकमुलेटेड डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस नहीं है। अगर हमारे पास एकमुलेटेड डेप्रीसिएशन होती तो जो मशीनरी हमने सेल करी है उसकी हम डेप्रीसिएशन लेते। ये मैंने वीडियो में अच्छे से समझाया भी हुआ है, यहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट्स करवाई हैं। अगर आपको नहीं पता चला तो आप डेप्रीसिएशन के ट्रीटमेंट वहां पे जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है, मैंने वो मशीनरी की डेप्रीसिएशन डाल ली है। एकमुलेटेड के बैलेंसेस दिए होते तो मैं यहाँ पे जो सेल करी है मशीनरी उसकी डेप्रीसिएशन डाल देती। अब देखो बच्चों, मेरे पास ये टोटल कितना आ गया है, मेरे पास क्रेडिट साइड का टोटल है 4,10,000। 4,10,000 में से मैंने 2,80,000 को माइनस कर दिया तो मेरे यहाँ पे आ गई परचेज ऑफ मशीनरी। ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है, ये मेरे पास आ गई 1,30,000 की। ठीक है जी। अब इसको पोस्ट करते हैं बाय बैंक। इन्वेस्टिंग में लिखा सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, ये मेरे पास कितने में सेल करी थी मैंने, 10,000 रुपये में मैंने इसको सेल करा है। उसके बाद है मीज परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी ये मेरे पास 1,30,000 है। परचेज ऑफ मशीनरी को पैसा जाता है इससे तो मैंने माइनस में लिखा 1,30,000। अब मेरे पास यहाँ पे देखो लॉस भी गिवन है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन कैश एक्सपेंस है, मैंने इधर लिखा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो ये मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है, 10,000 का मैंने इधर डाल दिया। डेप्रीसिएशन मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है, डेप्रीसिएशन पूरी गिवन थी, डेप्रीसिएशन कितनी गिवन थी, 20,000 की। तो इस अकाउंट से मैंने सारी पोस्टिंग कर ली है, लॉस को भी ट्रांसफर कर दिया, सेल को भी कर दिया, परचेज को भी कर दिया और डेप्रीसिएशन को भी मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब मैं नेक्स्ट वर्किंग नोट पे चलती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास लिखा गया है इनकम टैक्स पेड ₹35,000। अब मैं नोट नंबर 3 में मेरे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजन के बैलेंसेस गिवन है, तो मैंने यहाँ पे बनाया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, तो मैंने इधर लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरे पास कितने का आ गया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरे पास गिवन है 40,000 का। ठीक है, और मेरे पास जो क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन, ये मेरे पास गिवन है ₹50,000 का। अब मेरे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है बच्चों, इसमें सिर्फ 4 चीजें आती हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैंक जो हमारा टैक्स पेड होता है वो आता है, और बाय प्रोविजन मेड जो होती है उसको हम लिख देते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये हमारी प्रोविजन मेड होती है। ठीक है, तो अब मैं देखती हूँ मेरे पास क्या गिवन है। मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है टैक्स पेड 35,000 का। अब मैंने टोटल करा 50,000 एंड 35,000, 85,000। 85,000 में से मैंने 40,000 को माइनस कर दिया तो मेरे पास कितना आता है, 45,000 का अमाउंट आ गई। तो देखो जो टैक्स पेड है वो मैं माइनस करूंगी, टैक्स पेड मेरा 50,000 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा माइनस 50,000, ये मेरा टैक्स पेड है, फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से माइनस होता है। और जो मेरी प्रोविजन मेड है वो कहाँ पे जाएगी, प्रोविजन मेड प्लस इन एनपी, यहाँ पे मैंने लिखा प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेरा कितना हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेरी आ गई 45,000 की। ठीक है, तो अब देखती हूँ मैं, देखो बच्चों मेरी प्रपोज डिविडेंड की ट्रीटमेंट हो गई, मशीनरी अकाउंट बन गया, आई डिविडेंड की हो गई और इनकम टैक्स पेड की हो गई। अब मैंने 1 बाय 1 बुक में से आइटम्स को पढ़ते जाना है और पोस्ट करते जाना है। सबसे पहले मैं देखती हूँ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के नीचे लिखा है 1, तो मैं नोट नंबर 1 पे चली गई। नोट नंबर 1 में लिखा गया है शेयर कैपिटल 4 लाख से 5 लाख की होगी, तो मैंने इसको लिखा
इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इशू ऑफ शेयर कैपिटल मेरे पास कितने के आगे, इशू ऑफ शेयर कैपिटल मेरे पास आ रही है ₹1,00,000 की। ठीक है, इसको मैंने प्लस कर दिया। उसके बाद मेरे पास डिवेंचर्स आ गए। डिवेंचर्स मेरे पास कितने के थे, 1,00,000 से 50,000 के, 150 से 1,00,000 के हो गए। तो रिडम्पशन ऑफ, मैंने लिखा इधर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, सॉरी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो बच्चों रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, यहाँ पे मैंने लिखा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स मेरे पास कितने का आता है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है मेरे पास 50,000 का। तो रिडम्पशन को मैंने कहाँ पे डाल दिया, माइनस में डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्प्लाइड ट्रीटमेंट भी गिवन है डिवेंचर के साथ। हम ये देखते हैं कि डिवेंचर के साथ, सॉरी ये था रिडम्पशन ऑफ नॉट डिवेंचर्स, ये था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। शेयर कैपिटल के हेड के अंडर गिवन था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है बच्चों, अब मैं नेक्स्ट ट्रीटमेंट पे चलती हूँ। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बाद मेरे पास देखो आगे शेयर कैपिटल का कंप्लीट हो गया। फिर मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस आ गया। रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पे मेरे पास लिखा गया है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो मैंने फाइनेंसिंग इनफ्लो में लिखा सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम मैं कितना रिसीव कर रही हूँ यहाँ पे, 10,000 का। पहले साल नील था, फिर ये बढ़ के 10,000 हो गया। जनरल रिजर्व मेरा ऐड होता है नेट प्रॉफिट में। तो जनरल रिजर्व को मैंने ऐड कर दिया। जनरल रिजर्व था मेरा 30,000 का। और मैं अगर सरप्लस देख रही हूँ तो सरप्लस 30 से 48 हो गया। तो एनपी मेरे पास कितना आ गया, 18,000 का। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ बेटा ट्रेड पेएबल्स पे। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस के बाद मेरे पास ट्रेड पेएबल्स बढ़ रहे हैं, 80,000 से 1,22,000 के हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स। ठीक है, टी पेएबल्स मैंने लिख दिया बिकॉज ऑफ द स्पेस। तो ये मेरे पास कितने की इंक्रीज हो रही है, ये मेरे पास इंक्रीज हो रही है 34,000 की। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन की ट्रीटमेंट है, वो हम कर चुके हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हम कर चुके हैं। गुडविल 1,15,000 से 90 की हो रही है। तो बच्चों जो गुडविल है वो राइट ऑफ हो रही है विद ₹25,000। गुडविल रिटर्न ऑफ नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। अगर गुडविल बढ़ रही होती तो ये इन्वेस्टिंग में आ जाती और हम लिखते परचेज ऑफ गुडविल। करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कैश एंड कैश इक्वलेंट में जाती हैं। अब जो मेरी इन्वेंट्री है 1,00,000 से 1,82,000 होगी। तो मैंने लिखा इंक्रीज इन इन्वेंट्री। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री मेरी कितनी है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 82,000 है। तो इसको मैं लिखूंगी -82,000 से। अब मैं देखती हूँ ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो मेरे सेम ही है। तो अब मैं सबसे पहले चेक करती हूँ कि मेरे पास, देखो मेरे पास एनपी गिवन था 18,000 का, पी डिविडेंड है 50,000 का, आई डिविडेंड है 20,000 का, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है मेरे पास जो 45,000 की। ठीक है, तो इसकी मैं ट्रीटमेंट करती हूँ कि मेरे पास, ये मैं टोटल करती हूँ कि मेरे पास कितना जो मेरा एनपी है वो आ रहा है। हाँ जी बच्चों, जब मैंने ये कैलकुलेट करा 18,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000, तो ये मेरे पास आ रहा है 1,63,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ये मेरे पास आ रहा है 1,63,000। इसको मैंने लिख दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में 1,63,000। उसके बाद मेरे जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है वो है बच्चे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन एंड गुडविल रिटर्न ऑफ। अगर मैं इनका टोटल करती हूँ तो ये मेरे पास बनता है 55,000। तो सबसे पहले बच्चों मेरे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले नॉन कैश इनकम मेरे पास कोई भी नहीं है, नील है। तो प्रॉफिट्स बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ये मेरे पास आ रहा है 2,18,000 का। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट करती हूँ जो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज हैं। अगर मैं देखती हूँ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज प्लस के 34,000 माइनस 82,000,
तो ये मेरे पास आ रहा है -48,000। ठीक है, तो अब देखो 2,18,000 -48,000, तो टैक्स पेड बच्चों मेरे पास ये मेरे पास कैलकुलेट करके आ जाता है 1,70,000। 1,70,000 में से मैंने टैक्स पेड माइनस करा तो नंबर 2 मेरे पास आ गया फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये मेरे पास आ जाता है 1,35,000 का। ठीक है, कैलकुलेशन दोबारा से देख लेते हैं। 2,18,000 -48,000 1,70,000 -50,000 करा। ठीक है, तो मैंने करा 1,70,000 में से सॉरी जो मेरा टैक्स पेड था वो था 35,000, तो -35,000 करा टैक्स पेड, तो मेरे पास कितना आ गया 1,35,000। टैक्स पेड यहाँ पे 35,000 था और स्टेटमेंट ऑफ P&L में जो मैंने ऐड करा था वो कितना था 45,000 था। तो ये मेरे पास था टोटल 85,000। सॉरी ये इरेज हो गया। उसके बाद देखो बच्चों फाइनेंसिंग में इन्वेस्टिंग में मेरे पास आया ये 1,20,000 माइनस में आ गया। उसके बाद बच्चों मेरे पास आया जो मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं मैंने यहाँ पे लिखा पी डिविडेंड -50,000, फिर मैंने -20,000 आई डिविडेंड करा, इश्यू ऑफ शेयर्स 1 लाख की हैं, फिर मैंने माइनस करा 50,000, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड है मेरा 10,000। अब अगर मैं इसको करती हूँ तो मेरे पास आता है ये माइनस में 10,000। ठीक है, तो ये मैं कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेती हूँ। -70 प्लस का 1 लाख 30,000 प्लस में आगे -50 -20 आगे ये 10,000 ही मेरे पास आ रहा है। अब बच्चों मैंने सारा कैलकुलेट करा, देखो 1,35,000 -120 तो ये मेरे पास -10,000 करके मेरे पास कितना आ गया 5,000। ठीक है जी, अब मैंने लेनी है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें मैंने प्लस करे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये मेरे पास ओपनिंग कैश कितना था, कैश था मेरे पास ओपनिंग जो कैश मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है वो है 81,000 और करंट इन्वेस्टमेंट्स है 15,000 की। तो ये मेरे पास आ गया 81,000 प्लस 15,000। तो बच्चों ये मेरे पास मैंने 96,000 को प्लस कर दिया तो मेरे पास ये आ रहा है, मैं थोड़ा सा ये बोर्ड पीछे करती हूँ, ये मेरे पास आ रहा है 1,01,000 जो कि मेरा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये मेरा क्या है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी, क्वेश्चन में गिवन भी है क्लोजिंग कैश, देखो कितना गिवन है मेरे पास, ये मेरे पास गिवन है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 91,000 एंड 10,000। ठीक है बच्चों, होप कि आपको क्लियर होगा। स्पेस के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम कई बार आ जाती है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ लगे। अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 50 पे। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट मैं करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 50 TS गरेवाल का। तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू राधा लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज गिवन है 2025 की 2024 की। तो बच्चों हमारे पास है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 8% डिवेंचर्स हैं, सॉरी 10% डिवेंचर्स हैं। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं। एसेट्स में हमारे पास है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, और करंट एसेट्स में मेरे पास है इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं। और बच्चों मेरे पास नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल का इक्विटी शेयर कैपिटल है जो 16 लाख से 20 लाख की हो गई है। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है, सरप्लस है, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मेरे पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग है। और बच्चों मेरे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% was charged on opening value of a plant and machinery during the year one old machinery costing ₹1 lakh जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू लगी हुई है 40,000 की, सोल्ड फॉर ₹70,000, ₹1 lakh is paid
as income tax during the year. Proposed dividend for the year ending 2025 and 2024, 4 lakh and 2 lakh is given. During the current year, new debentures are issued on 1st October 2024. तो सबसे पहले बच्चों मैंने क्या करवाना आपको, सबसे पहले मैं करवाऊंगी आपको एडजस्टमेंट्स। तो सबसे पहले मेरी बन रहा है मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट्स लिखा, ठीक है, फॉर्मेट मेरा बना हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस नॉन कैश इनकम्स, प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इसके बाद मैंने लिखा करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। उसके बाद फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, टैक्स पेड, नेट फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पे मैं नेट प्रॉफिट लिख के थोड़ी सी स्पेस इसलिए छोड़ने लगी हूँ कि मेरे को पहला वर्किंग नोट कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। मेरे पास पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो मशीनरी की गिवन है। तो सबसे पहले मैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाने लगी हूँ। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी इज एसेट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस है जो क्रेडिट होगा, ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। ठीक है, तो मेरे पास बच्चों जो बैलेंसेस गिवन है प्लांट एंड मशीनरी का, मेरे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 50 का। प्लांट एंड मशीनरी का मेरे पास बैलेंस गिवन है 10 लाख एंड 14 लाख, 10 लाख 14 लाख। ठीक है, इसके बाद इन्होंने लिखा है डेप्रिसिएशन 25% लगानी ओपनिंग बैलेंस पे। ठीक है, तो मैं डेप्रिसिएशन लगाने लगी हूँ। मेरे पास डेप्रिसिएशन कितनी है 25%। तो बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है, 10 लाख का 25%, तो ये बनी 2,50,000। ठीक है, ये बनी 2,50,000 की मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों, डेप्रिसिएशन के बाद मेरे पास क्या है, ड्यूरिंग द ईयर एक मशीनरी जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 1 लाख की थी, डेप्रिसिएशन 60,000 लगी होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने नहीं बनाना। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू थी 40,000 की, एसेट को हमने सेल करा है 20,000 में, बाय बैंक 20,000, बाय P&L लॉस, ये मेरे पास कितना आ गया 20,000 का। ठीक है, लॉस मेरे पास कितना आ रहा है बच्चों, मेरे पास 1 लाख की 40,000 की एसेट थी, इसको बेचे 70,000 में, नॉट 20,000, 70,000 में बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट हो गया 30,000 का, टू P&L 30,000 का प्रॉफिट आ गया। देखो वन बुक वैल्यू जो मेरे पास थी 40,000 की थी। ठीक है, जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेरे पास थी 40,000 की, और सोल्ड फॉर ₹70,000, तो मेरे पास प्रॉफिट आ गया कितना, प्रॉफिट आ गया मेरे पास ₹30,000 का। ठीक है बच्चों, अब बैलेंसिंग फिगर मेरे पास यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है 17,20,000। 17,20,000 में से मैंने माइनस कर दिया 10,30,000, तो मेरे पास परचेज आ रही है 6,90,000 की, 6,90,000 की मेरे पास परचेज आ गई। इसको मैं पोस्ट कर लेती हूँ। पहले मेरी आ गई डेप्रीसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस में 2,50,000 की, डेप्रीसिएशन के बाद मेरे पास आ गया सेल 70,000 की, सेल ऑफ
प्लांट एंड मशीनरी, ये मेरे पास आ गई 70,000 की। उसके बाद बच्चों मेरे पास देखो प्रॉफिट आ रहा था, प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरे पास, प्रॉफिट आ रहा है 30,000 का। तो प्रॉफिट नॉन कैश इनकम में आ गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये मेरे पास आ गया माइनस में 30,000, ये आ गया 30,000, मैंने माइनस कर देना है, ये मेरी नॉन कैश इनकम है। और मैंने सेल भी डाल दिया, अब रहेगी मेरी परचेज, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये मेरे पास माइनस में लिखा 6,90,000। देखो मैंने डेप्रिसिएशन को डाल दिया, सेल को डाल दिया, परचेज को एंटर कर लिया और प्रॉफिट को भी इस अकाउंट से मेरी ये पोस्टिंग हो गई है। अब बच्चों मैं नेक्स्ट चलती हूँ, जो मेरा था पी डिविडेंड, सॉरी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। अब मैं बनाने लगी हूँ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन, इधर आ गया टू बैंक, बाय पी एंड एल, दीज प्रोविजन मेड, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल प्रोविजन मेड। ठीक है जी, तो मैं इसकी अब फिगर्स लेती हूँ कौन कौन सी है। मेरे पास जो बैलेंस गिवन है वो गिवन है 1,40,000 एंड 2 लाख, 1,40,000, क्लोजिंग बैलेंस 2025 का आ गया 2 लाख। ठीक है, इसके बाद मेरे पास ये गिवन था टैक्स पेड, रुपीज 1 लाख वॉज पेड, टैक्स पेड है 1 लाख, टोटल हो गया 3 लाख, 3 लाख में से 1,40,000 मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास आ गया प्रोविजन मेड 1,60,000। एनपी में मैं प्लस करूंगी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये मेरे पास आ गई 1,60,000, और टैक्स पेड था मेरा 1 लाख, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 लाख, माइनस करना है हमने, ये मैंने लिख दिया। प्रपोज डिविडेंड मैंने देना है प्रीवियस ईयर का, मेरे पास गिवन है 25 का 24 का, पी डिविडेंड प्रीवियस ईयर 2 लाख, प्रपोज्ड डिविडेंड ये मैंने कौन से साल का लेना है, प्रीवियस ईयर का, ये मेरे पास कितना गिवन है 2 लाख, और मैंने फाइनेंसिंग में भी लिखा प्रपोज्ड डिविडेंड पेड, ये मेरे पास आ गया माइनस में 2 लाख का। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड के बाद देखो बच्चों मेरे पास और क्या आ रहा है, और क्या लिखा हुआ है, करंट, उन्होंने लिखा है ड्यूरिंग द करंट ईयर न्यू डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर। डिवेंचर्स हम देख लेते हैं, डिवेंचर पहले 0 थे फिर 4 लाख के हो गए, इशू ऑफ डिवेंचर्स फाइनेंसिंग में, इशू ऑफ डिवेंचर्स 4 लाख के हो गए, 4 लाख का इंटरेस्ट कितना बनता है 10%, लेकिन ये जो डिवेंचर इशू करे हैं 1 अक्टूबर 2024 में करे हैं, 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक 6 मंथ्स बनते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये हमारा 4 लाख का बनता है, 10% 40,000, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ये बना 20,000 6 मंथ्स का, ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 6 मंथ्स, ये लिखा 20,000, और इधर भी मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, साथ में मैंने लिख दिया 6 मंथ्स का, ताकि आपको पता चल जाए, ये हो गया 20,000। अब देखो बच्चों नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ये मेरी अब सारी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है।
अब मैं चलती हूँ सम पे। तो शेयर कैपिटल सबसे पहले लिखा हुआ है शेयर कैपिटल, इसके बाद मैंने लिखा इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ये मेरे पास कितना था, इशू ऑफ शेयर कैपिटल आ गया मेरे पास 4 लाख। उसके बाद लिखा गया रिजर्व एंड सरप्लस नंबर 2 पे, तो रिजर्व एंड सरप्लस में मैं गई, मेरे पास लिखा गया था जो एनपी है मींस सरप्लस 120 से 2 लाख हो गया, तो नेट प्रॉफिट मेरे पास आ गया 80,000 का, और जनरल रिजर्व ये मेरे पास आ रही है ₹1 लाख की। ठीक है जी, जनरल रिजर्व मेरे पास कितनी आ रही है ₹1 लाख के। अब मैं देखती हूँ कि मेरे पास और क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है, देखो टोटल मैंने करा, मेरे पास था 80,000 प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख 60,000, तो ये मेरा बनता है 5,40,000। अभी एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो बच्चों, पहले था मेरे पास 80,000 प्लस 1 लाख 60,000 और प्लस मैंने कर दिया 3 लाख, तो ये मेरे पास बन रहा है 5,40,000। इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व्स हो गए, लॉन्ग टर्म बोरिंग मेरे हो चुके हैं, ट्रेड पेएबल्स। ठीक है, ट्रेड पेएबल्स में डिक्रीज हो रही है 2,40,000 से, तो मैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के हेड में आ गई, डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स में कितनी डिक्रीज हो रही है मेरी 2,40,000 से, 2,40,000 ये मैंने माइनस में लिख दिया। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस होती हैं। उसके बाद प्रोविजन की ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं, प्रॉपर्टी प्लांट जो नोट नंबर 4 है वो हो चुका है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये मेरा आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 2 लाख से, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये होगी -2 लाख। ठीक है जी, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के बाद अब हम देखते हैं और क्या, इन्वेंट्रीज मेरी सेम है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख की है। इसके साथ ही मैंने लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख से 12 लाख की हो गई है, तो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ये मेरे पास आ रही है -4 लाख से। ठीक है जी, अब बच्चों हम सारा चेक कर लेते हैं। 5,40,000 था, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और डेप्रिसिएशन को ऐड करा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 2,70,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 30,000 की, तो जो पहले सबसे पहले मेरे पास क्या आया, प्रॉफिट्स बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल 5,40,000 प्लस 2,70,000 माइनस 30,000, तो ये मेरे पास आता है 7,80,000। फिर मेरे पास ट्रेड पेबल्स थे 2,40,000 के माइनस में 780 माइनस मैंने करा 240। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 5,40,000। इसमें से मैंने टैक्स पेड को माइनस करा, तो फ्लो फ्रॉम नेट फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये मेरे पास आ गया 4,40,000 से। ठीक है, अब हम देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मेरे पास क्या है, मेरे पास 70,000 है, -690 है, फिर -2 लाख है, -4 लाख है, तो ये मेरे पास आता है -12,20,000। ठीक है, फिर हम चलते हैं इन्वेस्टिंग में, -2 लाख प्लस 4 लाख -20,000 और +4 लाख,
जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है माइनस में 20,000 है, तो ये मेरे पास आ गया 5,80,000। ठीक है जी। डेट फिगर 8 लाख माइनस मैंने करा, देखो प्रपोज्ड डिविडेंड था मेरा -2 लाख का, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 4 लाख की, इश्यू ऑफ डिवेंचर 4 लाख के, इंटरेस्ट था मेरा 20,000 का। अब बच्चों देखो 440 माइनस 1220 प्लस 580 अगर मैं करती हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है माइनस का 2 लाख। ठीक है जी। फिर मैंने करा प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये मेरे पास नील है, सॉरी ये मेरे पास है 2 लाख का, 2 लाख का। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये मेरे पास नील आ गया। इसको मैंने लिखा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों आज मैंने आपको डिविडेंड की ट्रीटमेंट के बारे में समझाया है, फिर मैंने आपको ये समझाया है क्वेश्चन नंबर 40 और सॉरी 49 एंड 50, इसमें मैंने आपको एसेट अकाउंट सिखाए हैं और मैंने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट आपको बनाना सिखाया है। बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।